जहां की मिट्टी में संस्कृतियों का संगम है, जहां हर कदम पर इतिहास आपसे बातें करता है। यहां न केवल विविधता के रंग है, बल्कि एकता का भी हर पल संग है। कभी सोचा है क्या होता अगर भारत एक राष्ट्र न बन पाता? जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो देश के सामने एक कठिन मोड़ था। या तो यह पवित्र भूमि टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती, या फिर एक होकर अटूट शक्ति बनती। क्योंकि सदियों की पराधीनता के बाद भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बिखरा हुआ था। इसे एकजुट करने के लिए एक ऐसे महानायक की जरूरत थी जो इस बिखरते भारत को अपनी माटी से जोड़कर एक अखंड राष्ट्र बना सके। और फिर इस विराट और असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को संभव बनाया सरदार पटेल ने। The moderation, the diplomacy, and with his characteristic humility, the manner in which Patel managed to forge all these princely states, 500 plus of them, individually negotiating with several princes, various transfer of power documents, and put India in the map of India in the manner that we see today. It was a Herculean task which he managed to accomplish in a very short time. भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत को पहचाना। उन्होंने समझा कि हमारी महानता हमारी एकता में है। सरदार ने 562 रियासतों को एकजुट कर इस भारत को अखंड बना दिया। आजादी के इस महानायक स्वतंत्रता सेनानी ने न सिर्फ भारत के राजनीतिक मानचित्र को एकजुट किया, बल्कि आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और किसानों के विकास के लिए भी आधारशिला रखी। सरदार पटेल के जीवन की राजनीति का प्रारंभ ही किसानों की समस्या से हुआ था। तो भारत के हर किसान को सशक्तिकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होगा। इस प्रकार से किसानों के उत्थान के लिए मोदी जी ने वही कार्य से मुझे लगता प्रेरणा ली होगी जो सरदार पटेल ने किया था। ये साल था 1950। सरदार पटेल की मृत्यु के कुछ महीने पहले की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक बच्चे और भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाले लोकप्रिय नेता का जन्म हुआ, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। गुजरात के ग्रामीण अंचल में जन्मे नरेंद्र मोदी के जीवन में सरदार पटेल की वीर गाथाओं ने अमिट छाप छोड़ी। हमारे नगर में एक अच्छा पुस्तकालय था और नरेंद्र भाई जब भी समय मिले वहाँ जाके वो अनेक क्रांतिकारियों की, अनेक नेताओं की पुस्तकें पढ़ते थे। उनके ऊपर सबसे ज्यादा लोखंडी मनोबल के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका प्रभाव ज्यादा था। सरदार की बेटी मणिबेन मोदी जी के लिए बड़ी बहन जैसी थी। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने मणिबेन के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ उनकी लड़ाई को संगठित करने में हर संभव सहयोग दिया। इस कठिन समय में भी नरेंद्र मोदी का हौसला और संकल्प अडिग रहा। नरेंद्र भाई मणिबेन को बड़ी बहन मानते हैं। अब नरेंद्र भाई ने जो साइकिल रैली निकाली थी आपातकाल के विरुद्ध में, उसको मणिबेन ने हरी झंडी दिखाई थी। ये वो शुरुआत थी जिसने नरेंद्र मोदी को समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का और भी नजदीक से मौका दिया। समाज और राजनीति में अपनी अद्वितीय सेवा और समर्पण के बाद नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके इस सफर ने देश को नई दिशा और ऊर्जा दी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की एक प्रमुख प्राथमिकता केवल सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र का गहरा सम्मान प्रकट करना नहीं, बल्कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाना भी था। हमारा देश एक रहे, अखंड रहे। सरदार साहब ने हमें जो देश दिया है, उसकी एकता और अखंडितता
देशवासियों का दायित्व है। नरेंद्र मोदी जानते थे कि अगर सरदार नहीं होते तो ये राष्ट्र एकजुट नहीं होता, खासकर जब हम पहले ही विभाजन का दर्द सह चुके थे। इसलिए उन्होंने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण अपनी देखरेख में कराया। ऐसे महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम किया और अब हम सब लोग देख रहे हैं ऐसी विश्व की सबसे बड़ी ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का सरदार सरोवर डैम के नजदीक उन्होंने निर्माण करवाया। ये केवल एक प्रतिमा नहीं है, ये भारत की एकता और मजबूती का प्रतीक है और सरदार पटेल के अद्वितीय योगदान की गूंज है जो हर दिल में राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ाता है। सरदार पटेल की प्रतिमा दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है। ये गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। केवड़िया जो अहमदाबाद से काफी दूर एक छोटा सा गांव है, जिसको नरेंद्र मोदी ने सोच समझकर चुना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल की प्रतिमा बनानी है तो अहमदाबाद में भी तो बना सकते थे, करमसद में भी तो बना सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में वो पूरा जो एक पिछड़ा हुआ आदिवासी और अशिक्षित अविकसित जो विस्तार था, एरिया था, अगर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट वहां जाएगा तो वो पूरे एरिया का डेवलपमेंट होगा। स्टैच्यू के निर्माण के दौरान कई सुझाव आए, जैसे कि प्रतिमा का चेहरा कैसा हो, इसके निर्माण में किस सामग्री का इस्तेमाल हो, स्टैच्यू के परिसर में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हों। लेकिन इन सारे सुझावों के बीच भी नरेंद्र मोदी के मन में एक बात पूरी तरह स्पष्ट थी कि ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बल्कि देश के हर वर्ग, विशेषकर किसानों के प्रति सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होनी चाहिए। Sardar was a peasant leader. How does a farmer walk in the field? He will tie his dhoti up, so the ankles are exposed. So that was his decision. This is the only project only statue in the world where the statue is not covered till the bottom by some external structure. सरदार सरोवर बांध और परियोजना गुजरात की पानी की समस्या और ऊर्जा की आवश्यकताओं का स्थायी समाधान था। ये विजन सरदार पटेल का था। 1979 में ये बांध एक वास्तविकता बना, लेकिन इसके उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया और सरदार पटेल का लक्ष्य अधूरा रह गया, जिसे नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने हर मुश्किल का सामना करते हुए इस बांध की ऊंचाई को 2 बार बढ़ाया ताकि गुजरात की जनता की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने इस परियोजना के तहत एक मजबूत और विस्तृत नहरों का नेटवर्क तैयार किया, जिससे आज हर गांव को पानी मिलता है। गुजरात का विकास करने के लिए तो सबसे पहले पानी की बड़ी समस्या रहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सपना था कि सरदार सरोवर बांध बने, क्योंकि यहाँ कोई डैम नहीं था। तो मोदी जी ने बहुत संघर्ष किया और बंद की सैंक्शन कराने के लिए, बंद की ऊंचाई बढ़ाने के लिए, बंद पर दरवाजे फिट करने के लिए मोदी जी ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने अनशन भी किया, भूख हड़ताल भी की और फिर डैम का कद बढ़ा। इस प्रकार सरदार सरोवर परियोजना ने वास्तव में गुजरात की जीवन रेखा बनने का गौरव प्राप्त किया है। नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के साथ बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी द्वारा इस क्षेत्र के विकास के जरिए आदिवासी समुदाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया, ताकि उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सके। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे नहीं बना था, उस टाइम पे क्या था कि रोजगारी की तक नहीं थी और सब लोग मतलब उनका एजुकेशन भी चालू था, लेकिन आने जाने की प्रॉब्लम रहती थी और ये टूरिस्ट प्लेस भी नहीं था। और जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, उसके बाद से यहाँ के जितने भी आदिवासी लोग हैं उन सबको रोजगारी मिले। सरदार पटेल एक किसान नेता थे जिन्होंने पूरे देश को एकजुट किया
इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो इस एकता को दिखाए। इसी सोच के साथ नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में खेतों से पुराने कृषि औजारों का लोहा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की। उन्होंने लोहा कैंपेन के माध्यम से साकार किया। पूरे देश के किसानों को आह्वान किया, खेत में इस्तेमाल किए हुए औजार को इस स्टैचू के लिए समर्पित करें। 135 टन लोहे के पुराने औजार हमें मिले। इस लोहे के साथ साथ हर गांव से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान से हर गांव की खेतों की मिट्टी मंगाई गई। उस मिट्टी से बनी वॉल ऑफ यूनिटी। ये मुहिम सिर्फ एक प्रतिमा बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये देश की आत्मा को जोड़ने और सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक प्रयास था। ये अभियान हर भारतीय को जोड़ने और सरदार के विचारों को जीवित रखने का माध्यम बना। सरदार पटेल की ये प्रतिमा अब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली स्थलों में से एक बन गई है। यहां न केवल देश विदेश के पर्यटक आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के कई बड़े नेता भी इसे देखने आ चुके हैं। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान यहां कई वैश्विक सम्मेलन भी आयोजित हुए। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर सरदार पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने 2013 में रन फॉर यूनिटी भी शुरू किया, जिसमें देश भर के युवा सरदार पटेल के सम्मान में एकजुट होते हैं, अपने हृदय में एकता का दीप जलाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने जिस समय देश हमारा अलग अलग भागों में हिस्सों में खंडित था, तो एक व्यक्ति जिसका विजन था एक भारत का, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनकी जो जन्म जयंती है, उस दिन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब इकट्ठे होते हैं और एक रन फॉर यूनिटी हम करते हैं, जिससे हम फिट भी रहें, हम स्वस्थ रहें और भारत को मजबूत कर सकें। नरेंद्र मोदी की श्रद्धांजलि सरदार पटेल तक सीमित नहीं है, बल्कि हर पहल जो उन्होंने की वो सरदार द्वारा स्थापित योजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा से भरपूर है। नरेंद्र मोदी द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक और साहसिक फैसला भी सरदार के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने का एक सशक्त उदाहरण है। जो काम उन्होंने किया है, अगर आज हम यूनिफाइड महसूस करते हैं, आज अगर भारत इतना बड़ा देश है, तो उसमें पटेल जी का योगदान अविस्मरणीय है, महान है। लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो एक काम रह गया था, वो भी जोड़ दिया गया और उसका श्रेय श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। कश्मीर एक कदम था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एकता और एकीकरण को पूरा करने का संकल्प लिया है। नरेंद्र मोदी सरकार का 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय भी सरदार को श्रद्धांजलि है। चाहे एक देश एक राशन कार्ड हो, एक देश एक GST हो, हर पहल में वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां इन दोनों महान नेताओं ने बड़ी दृढ़ता से ध्यान दिया, वो था महिलाओं का सशक्तिकरण और हर क्षेत्र में समान अवसर, विशेषकर राजनीति में। सरदार पटेल ने अहमदाबाद नगरपालिका चुनावों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में संघर्ष किया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33% आरक्षण देकर संसद में आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे नारी शक्ति को नए अवसर मिल रहे हैं। 105 साल पहले 1919 की साल में महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए सरदार पटेल ने अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में प्रस्ताव रखा था, जो पास हुआ था। जब 2010 की साल में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस प्रस्ताव को नजर से देखा, तब वे भी अभिभूत हुए
कि सरदार साहब इतने दीर्घदृष्टा थे और सरदार का वो ख्वाब जो था, उनका स्वप्न था, वो पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देके साकार हुआ है। सरदार पटेल ने आधुनिक भारत की प्रशासनिक सेवाओं की नींव रखी। नरेंद्र मोदी ने मिशन कर्मयोगी जैसी पहल की शुरुआत की है, जिसके द्वारा भारत की प्रशासनिक प्रणाली को सशक्त और सुधारने की दिशा में बड़ी शुरुआत हुई है। ये जो रिफॉर्म्स का सिलसिला जो एनविसाज किया था, जिसकी कल्पना की थी सरदार पटेल ने, वो अधूरा रह गया क्योंकि उनके हिस्से में मात्र 2-2.5 साल आए और फिर ये वक्फा आया 50, 60, 65 वर्ष का। मोदी जी ने आते ही सबसे अधिक प्राथमिकता यदि दी है तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स को। आते ही उन्होंने सेल्फ अटेस्टेशन शुरू कर दी। वो जो अंग्रेजों के समय से कुरीति चली आ रही थी कि हर युवा को अपना दस्तावेज गेस्टेड ऑफिसर से टेस्ट करना था, वो समाप्त किया और ये संदेश दिया देश भर में कि अब एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसी सरकार है जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है, अपने युवाओं पर वो विश्वास कर सके। 2019 में मोदी सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी स्थापित किया ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता में प्रेरणादायक योगदान को मान्यता दी जा सके। सरदार पटेल की विरासत भारत की एक भारत श्रेष्ठ भारत की धरोहर है। नरेंद्र मोदी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। उनके दृष्टिकोण और संघर्ष के माध्यम से हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं जो सरदार के सपनों को साकार करता है। ये एक ऐसा भारत है जो विकसित है, जहां हर नागरिक की आवाज सशक्त रूप से गूंजती है और एकता की शक्ति हर दिल में धड़कती है। विकसित भारत, विकसित गुजरात।